बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और जो लेक्चर सीरीज हम पढ़ रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज इस लेक्चर के छठे लेक्चर के अंदर जो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है उसके अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने जाएंगे वो है केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे बात करेंगे। यानी पिछले लेक्चर के अंदर तो हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे यानी जो एलिमेंट्स थे उनका रिएक्शन करवाया था एलिमेंट्स के साथ और वाटर के साथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाएंगे, उनके रिएक्शन को स्टडी करेंगे। अगर आपको याद हो तो कुछ कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट की केमिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। इसी तरह कास्टिक सोडा की केमिस्ट्री भी हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं जिनकी केमिस्ट्री को हमने स्टडी नहीं किया और यूजेस तो हमने किसी की भी स्टडी नहीं किए। तो इस लेक्चर के अंदर रह जाने वाले कंपाउंड्स के यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे और तमाम ही कंपाउंड्स की यूजेस को स्टडी करेंगे जो आपके कोर्स का हिस्सा है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला एस ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड है और अगर आपको देखिए जी तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपाउंड है यानी मैग्नीशियम का कंपाउंड है और मैग्नीशियम के इस कंपाउंड को आप इप्सम कहते हैं और केमिकल नेम इसका क्या है जी, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की भी कुछ रिएक्शंस हैं। तो आइए उन्हें देखते हैं जी। तो आपकी किताब में मैग्नीशियम सल्फेट को बनाने के मुख्तलिफ तरीके दिए हैं जी। मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम कहते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा जी। इप्सम और इप्सम सॉल्ट के अंदर फर्क है। इप्सम है जी एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट यानी मैग्नीशियम सल्फेट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और अगर इसके साथ आप 7H2O लगा देंगे तो ये इप्सम सॉल्ट कहलाता है। यानी मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अगर 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हो तो इसे इप्सम सॉल्ट कहते हैं और विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये इप्सम कहलाता है जी। तो आप गलती मत कीजिएगा। तो इप्सम को बनाने के तरीके क्या है हम पढ़ने जाएंगे जी। तो जो पहला तरीका है वो ये है जी कि अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको इप्सम मिलेगा जी। तो ये पहला तरीका है जी कि मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया गया, इसके नतीजे में आपको मैग्नीशियम सल्फेट मिला, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, तो मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम कहते हैं। और इप्सम को ये बनाने का पहला तरीका है जी बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम मेटल। ये दूसरा तरीका इप्सम को बनाने का लिखा हुआ है जी और ये लिखा है बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में भी आपको मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है और ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, वाटर बनाती है। तो ये दूसरा तरीका है मैग्नीशियम सल्फेट को बनाने का। तीसरे तरीके में भी आपको रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से ही करवाना है, लेकिन यहाँ पर अब आप जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का करवा रहे हैं। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो इसके नतीजे में आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जो सॉल्ट है वो तो मैग्नीशियम सल्फेट है जिसको आप इप्सम कहते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से OH नेगेटिव आयंस ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इसके नतीजे में आपको वाटर मिलेगा जी। तो ये तीसरा तरीका आपने पढ़ा मैग्नीशियम सल्फेट यानी इप्सम को बनाने का। और ये चौथा तरीका आपके सामने है जी और ये तरीका ये है जी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे तो इसके नतीजे में भी आपको इप्सम मिलेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और यहाँ पर H2 बचा और CO3 बचा यानी कार्बोनिक एसिड बचा। तो इसके रिएक्शन के नतीजे में आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये चार तरीके पड़े आपने इप्सम को बनाने के। खास बात यह है जी कि इप्सम को बनाने के लिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड तो लाजमी इस्तेमाल करना है। पहला तरीका यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन डायरेक्ट मैग्नीशियम मेटल से करवा दें। जो दूसरा तरीका है वो ये है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड से करवाएं। जो तीसरा तरीका आपने पढ़ा उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करवाया
और चौथे तरीके के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट से करवाया। तो ये चार तरीके आपकी किताब में इप्सम को बनाने के हैं और इप्सम का फॉर्मूला MgSO4 है। केमिकली ये मैग्नीशियम सल्फेट है। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का तरीका सीखेंगे और इसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। हेमी का मतलब हाफ होता है, यानी CaSO4.1/2H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है जी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और हेमी का मतलब हाफ होता है। और इसको दूसरा तरीका जो लिखने का है वो ये है जी कि कैल्शियम सल्फेट लिखा और उसके साथ आपने 2 लिख दिया और वाटर लिख दिया, यानी वाटर के मुकाबले में कैल्शियम सल्फेट दुगना है। या आप ये कहें जी कि कैल्शियम सल्फेट के मुकाबले में वाटर आधा है, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, यानी वाटर के मुकाबले में कैल्शियम सल्फेट दुगना है या कैल्शियम सल्फेट के मुकाबले में वाटर आधा है, यानी दोनों बातों का मतलब यह है जी कि वाटर कैल्शियम सल्फेट के मुकाबले में आधा है और आधे को हेमी कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का पहला तरीका यह है जी, इसको जिप्सम से बनाया जाता है जी। जिप्सम भी कैल्शियम सल्फेट है जी, और जिप्सम असल में कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। अभी मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी जी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, जिसका फॉर्मूला ये है, इसको जिप्सम से बनाया जाता है। तो जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें तो इस जिप्सम के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और उसके नतीजे में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि जिप्सम को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो ये अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जी। तो ये अब कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का फॉर्मूला आपके सामने है, आप देखिए फॉर्मूला क्या है जी। कैल्शियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 हैं और इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये तो जिप्सम का फॉर्मूला है जी। और जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाएगा तो कुल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 4 हो गए। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, यानी 3 टाइम्स 3 गुना वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा। या आप ये कहेंगे कि जिप्सम में से 75% वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और सिर्फ 25% वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे। तो ये जो 25% वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे इसको आप क्या कहेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का फॉर्मूला तो सेम ही है, यानी दोनों केमिकली कैल्शियम सल्फेट ही है, लेकिन इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क वाटर के मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज कंपोजिशन का है जी, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिप्सम के मुकाबले में 1/4 होते हैं। ठीक है जी, 1/4 होते हैं, या आप कहें जी कि 25% होते हैं जी। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का फॉर्मूला है जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का केमिकल रिएक्शन है जी कि जिप्सम को जब आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, जिप्सम के अंदर से एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रह गए जो उसके 1/4 बनते हैं जी, और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ कैल्शियम सल्फेट के अंदर आधा वाटर का मॉलिक्यूल है जी। तो इसे आप क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेस पे हम बात करते हैं जी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक यूज तो क्या है जी कि इसको मोल्ड्स बनाने के लिए, यानी सर्जिकल मोल्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप आर्टिफिशियली दांत लगवाएं जी, यानी आर्टिफिशियली बत्तीसी बन रही हो, तो उसके अंदर भी जो दांत की का जो साइज लेना होता है तो उसके लिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो आप अगर सर्जरी हो और फ्रैक्चर हो जाए जी, तो फ्रैक्चर में ऑपरेशन होने के बाद पाँव को सीधा रखने के लिए भी इस पे क्या लगाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगाया जाता है। यानी सर्जरी के लिए जो मोल्ड्स बनाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए होते हैं।
इसी तरह अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आपने कास्ट करना हो तो कास्टिंग पर्पस के लिए भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी डिजाइन को कास्ट करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल किया जाता है। और पेंट्स जब आप करते हैं तो पेंट्स करने से पहले जो दीवार होती है या जो फर्नीचर होता है उसके खलों को पुर किया जाता है, यानी उसको स्मूथ किया जाता है। और स्मूथ करने के लिए और खलों को पुल करने के लिए भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ये इस्तेमालात हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की खास बात क्या है जी, कि इसकी जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है ना जी, वो ये है जी, और इसको ये जो यूज होता है उसकी वजह क्या है जी, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है जी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की इस प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस्तेमाल किया जाता है जी, कि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर मिलाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो ये 5 मिनट से कम अरसे के अंदर क्या हो जाएगा जी, ड्राई हो जाएगा। और ड्राई होके सॉलिड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये वो वजह है जी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीमेंट पर प्रेफरेंस दी जाती है। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा जी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो ड्राई होता है, तो ये ड्राई होने के लिए देखिए, सीमेंट जब ड्राई होती है ना तो उसके अंदर एवोपरेशन का प्रोसेस होता है, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं जी, रिमूव होते हैं। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं यानी एवोपरेट हो जाते हैं तो सीमेंट क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, यानी सेट हो जाती है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने का मैकेनिज्म ये नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी होती है, तो ये ड्राई होने के लिए क्या करता है, सराउंडिंग से मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और क्योंकि इसके अंदर 1/4 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी 75% जो वाटर है वो मॉइस्चर से एब्जॉर्ब करता है। और जब ये 75% वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर सराउंडिंग की मॉइस्चर से एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तो यानी ये ड्राई होने के लिए इसके अंदर एवोपरेशन नहीं होती बल्कि एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है और उसके नतीजे में क्या हो जाता है, ये सेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है। अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या करता है, मुकम्मल करता है सराउंडिंग के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट के मुकाबले में बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो सीमेंट के मुकाबले में अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोड ऑफ एक्शन को देखें कि ये सेट क्यों जल्दी होता है, तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये सराउंडिंग से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है जो, तो इसका सेट होने का मैकेनिज्म सीमेंट के सेट होने के मैकेनिज्म से मुख्तलिफ है, बल्कि बिल्कुल ही रिवर्ड है कि सीमेंट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एवोपरेट होते हैं जी, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं। अब हम ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ने जा रहे हैं, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जी, CaOCl2। तो CaOCl, Cl भी इसको कहते हैं, तो दोनों इसके फॉर्मूले हैं। तो ये ब्लीचिंग फार्मूला का फॉर्मूला आपके सामने है जी। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का तरीका पढ़ने जाएंगे, और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का जो पहला तरीका है जी, जो तरीका है जी वो ये है जी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर आप क्लोरीन से करवाएं तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड मिलता है। ये इसका केमिकल नेम है जी, और इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं जी। तो ये कैल्शियम और ये जो OCl लिखा हुआ है इसको हाइपोक्लोराइड कहते हैं, और ये इसको क्लोरो कहते हैं। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। और ब्लीचिंग पाउडर को जिस प्रोसेस के जरिए सिंथेसाइज किया जाता है उसको हेसन क्लेवर प्रोसेस कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ब्लीचिंग पाउडर को पहली बार सिंथेसाइज किया इस केमिकल रिएक्शन के जरिए। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का नाम भी उस साइंटिस्ट के नाम पर है, और इस प्रोसेस को आप हेसन क्लेवर प्रोसेस कहते हैं जी। और इस प्रोसेस में होता क्या है जी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको स्लेट लाइम कहते हैं, इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवाया जाता है, जिसके नतीजे में आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो ये इक्वेशन अब आपके सामने है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और CaOCl2 मिलेगा, और ये CaOCl2 ये क्या कहलाता है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। तो स्लेट लाइम ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने जाएंगे जी। और अगर आप ब्लीचिंग पाउडर की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, और हाइड्रोलिसिस करवाने का मतलब ये है जी इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाएंगे, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जी। तो क्या, तो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस रिमूव होगी। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया जाए तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, और अगर ब्लीचिंग पाउडर को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो उसके नतीजे में क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। और ब्लीचिंग एक्शन की जो असल वजह है ना, वो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है जी, कि जब ब्लीचिंग पाउडर को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके नतीजे में आपको क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, और क्लोरीन गैस ये आपकी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से ब्लीचिंग पाउडर अपना ब्लीचिंग एक्शन करता है जी। तो ऑक्सीडाइजिंग, असल में ब्लीचिंग जो पाउडर होता है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है जी, क्लोरीन गैस है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है जी तो उसका फार्मूला तो ये होता है जी, लेकिन जब ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है तो उसको पानी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसके नतीजे में क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, और ये क्लोरीन गैस असल में ब्लीचिंग एक्शन करती है। तो स्लेट लाइम ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। ये दूसरा रिएक्शन आपके सामने है जी, और अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी क्लोरीन गैस लिबरेट होगी जी। तो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाया, इसके नतीजे में आपको कैल्शियम क्लोराइड मिला, और उसके नतीजे में क्लोरीन गैस लिबरेट हुई। ये तीसरा रिएक्शन आपके सामने है जी, कि अगर ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया जाए मॉइस्चर की प्रेजेंस के अंदर, तो इसके नतीजे में आपको हाइपोक्लोरस एसिड यानी HOCl मिलता है जी। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया और मॉइस्चर की प्रेजेंस में करवाया, इसके नतीजे में आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिला, ये हाइपोक्लोरस एसिड कहलाता है, और कैल्शियम क्लोराइड मिला जी। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के कुछ केमिकल रिएक्शन थे। जो मेन प्रोडक्ट है ये आपका ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है जी, क्योंकि इसके अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हाइपोक्लोरस एसिड ये कहलाता है, जिसको आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। अब हम ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर की पहली यूज तो यह है जी कि इसको वॉशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। तो एक पर्पस तो इसका ये है जी, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर वाटर को आपने इस्तेमाल करना है कास्टिंग के लिए, और ये जानते हैं जी कि वाटर के अंदर मोल्ड्स हो सकते हैं जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो आप ये चाहते हैं जी अच्छा, और आप इस वाटर को इस्तेमाल कर लेंगे कास्टिंग के लिए, तो कुछ अरसे बाद कास्टिंग के ऊपर यानी वो जो आपने कास्ट ऑब्जेक्ट किया है तो उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, फंगस आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने की वजह से। तो आप क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन का जो असल मकसद है वो क्या होता है जी, वाटर को बैक्टीरिया से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना। तो वाटर के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर के ऐड करने की वजह से वाटर के अंदर के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये खत्म हो जाते हैं, और वाटर को आप सेफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप कास्टिंग करेंगे तो उसके ऊपर फंगस नहीं लगेगा, उसके ऊपर मोल्ड्स नहीं आएंगे। तो वाटर की स्टरलाइजेशन के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो असल मकसद है वो कॉटन को और लीलन को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रंग काटने के लिए ये आपका ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है जी। और क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के चंद इस्तेमालात आपके सामने आए। तो हम सोडियम क्लोराइड के बारे में अब पढ़ने जाएंगे जी, और सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज के लेक्चर के अंदर वो कंपाउंड्स जिनकी केमिस्ट्री को हमने स्टडी नहीं किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, उनकी केमिस्ट्री को हमने स्टडी किया, और बाकी जो कंपाउंड्स हैं जो आपकी कोर्स के अंदर आप देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिस्ट्री भी आपके कोर्स के अंदर है, और सोडियम कार्बोनेट की केमिस्ट्री भी आपके कोर्स के अंदर है। लेकिन जिस वक्त हमने वॉशिंग सोडा पढ़ा था उस वक्त हमने सोडियम कार्बोनेट की केमिस्ट्री को उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, और जिस वक्त हमने कास्टिक सोडा पढ़ा था उस वक्त हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिस्ट्री को उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिस्ट्री और सोडियम कार्बोनेट की केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए आप लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 को देखिए जी। और अब हम इन कंपाउंड्स के यूजेस को स्टडी करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड के यूजेस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड जिसको आप क्या कहते हैं जी, टेबल सॉल्ट कहते हैं जी। तो पहला इसका जो पर्पस है वो तो ये ईटिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल होता है, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। फूड को अगर प्रिजर्व करना हो, जिस तरह यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है कि मछली को फिश को प्रिजर्व करने के लिए आपने इसके ऊपर क्या लगाया है, सॉल्ट लगाया है। तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करते हैं जी,
सॉल्ट को अप्लाई करते हैं जी, तो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर सॉल्ट इस्तेमाल होता है जी। इसी तरह ये जो सोडियम क्लोराइड है ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह आपने पहला लेक्चर के अंदर जो सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया तो उसके अंदर आपने मोल्टेन सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया, बिल्कुल इसी तरह जब आपने कास्टिक सोडा बनाया तो उसके अंदर भी आपने सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया। जब आपने सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा बनाया तो उसके अंदर भी आपने सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया। इस तरह क्लोरीन को बनाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड ही इस्तेमाल होता है। तो सोडियम का क्लोराइड सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोप को जब सपोनिफिकेशन करवाई जाती है ऑयल या फैट की तो उसके नतीजे में आपको सोप मिलता है। इस सोप को सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है और इस फिनोमिना को सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप कहते हैं। यानी सोप को इस सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए जब सपोनिफिकेशन हो जाती है जी तो उसके अंदर सपोनिफिकेशन होने के बाद उसके अंदर सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाता है ताकि सोप सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाए। इस फिनोमिना को सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप कहते हैं। और इसी तरह वाटर सॉफ्टनर की रीजनरेशन के लिए सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है जी। मसला ये है जी जो हॉट वाटर है उसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है जी। अब आपने अगर इसको सॉफ्ट करना है तो सॉफ्ट करने का एक तरीका आपने पहले पढ़ा था जी कि सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दें। तो सोडियम कार्बोनेट भी क्या करता है जी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। एक तरीका यह है जी कि आप सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें। सोडियम क्लोराइड भी क्या काम करेगा कि मैग्नीशियम आयंस को और कैल्शियम आयंस को ये वाटर से क्या करवा देगा, सेपरेट करवा देगा और आयन एक्सचेंज के तौर पर ये इस्तेमाल हो जाएगा। और वाटर के अंदर से जब मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस रिमूव हो जाएंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो वाटर सॉफ्टनर की रीजनरेशन के लिए भी सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। यानी हार्ड वाटर में से मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को रिमूव करवाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने सोडियम क्लोराइड की यूजेस को पढ़ा। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं जी, तो बेकिंग सोडा की यूजेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो बेकिंग सोडा की जो पहली यूज है वो तो देखिए इसको ईटिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जो नान लेके आते हैं जी, जो इसको खमीरी रोटी कहते हैं, तो उसके अंदर भी उसको फुलाने के लिए, उसको एमल्सिफाई करने के लिए क्या डाला जाता है, बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो यहाँ पर आपको बिस्किट की तस्वीरें दी गई है जी। तो बिस्किट के अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए यानी इसको फुलाने के लिए आप क्या ऐड करते हैं जी, बेकिंग सोडा ऐड करते हैं जी। इसी तरह मेडिसिनल यूज भी इसकी बहुत ज्यादा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी बेकिंग सोडा को मेडिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया, यानी दवाइयों के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। और जो तीसरी इसकी अहम यूज है जी कि ये नेचुरल एंट एसिड है जी। और एंट एसिड का मतलब ये है जी यानी जो आपके स्टमक के अंदर जो गैसेस हो जाती हैं या जो एसिडिटी बढ़ जाती है जी, तो इस एसिडिटी के बढ़ने की वजह से ऐसा लगता है जी कि आपके पेट के अंदर आपको गर्माहट महसूस होती है, यानी आप ये कहें जी कि जलन सी महसूस होती है। इस जलन की वजह एसिडिटी होती है जी। इस एसिडिटी को दूर करने के लिए भी बेकिंग सोडा को इस्तेमाल किया जाता है जी। और बदहजमी की वजह से जो आपकी कैफियत जो खराब होती है जी और उसकी वजह गैसेस होती हैं और उसकी वजह एसिडिटी होती है, तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए भी बेकिंग सोडा को इस्तेमाल किया जाता है। और बेकिंग सोडा नेचुरल एंट एसिड है। एंट एसिड का मतलब एसिडिटी को खत्म करने वाली चीज। तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए भी बेकिंग सोडा को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा की कुछ यूजेस थी जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब हम सोडियम कार्बोनेट जिसको सोडा ऐश कहते हैं इसकी यूजेस को स्टडी करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट की यूजेस अब आपके सामने है जी। और आपने पढ़ा था जी कि सोडियम कार्बोनेट के जरिए सोडियम सिलिकेट बनाते हैं और सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहते हैं। तो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल होता है, यानी ग्लास की कंपोजिशन के अंदर ग्लास बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का बहुत अहम यूज है। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका यानी ये तीन चीजों का मजमुआ ग्लास होता है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका जिसको सैंड कहते हैं। चैप्टर नंबर 11 के अंदर ग्लास को बनाने का तरीका सीखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर भी आपने वाटर ग्लास यानी सोडियम सिलिकेट को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया था। वाटर सॉफ्टनर के लिए
आप सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं, यानी हार्ड वाटर जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम आइंस मौजूद होते हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आइंस को रिमूव करने के लिए आप सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। तो वाटर के अंदर से कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस को ये कार्बोनेट की फॉर्म में क्या करवा देता है, रिमूव करवा देता है। और वाटर के अंदर कौन मौजूद होता है, सोडियम पॉजिटिव आयन मौजूद होते हैं। इस वजह से वाटर क्या हो जाता है जी, सॉफ्ट हो जाता है। तो वॉशिंग सोडा को वाटर सॉफ्टनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसको सोप बनाने के लिए और डिटर्जेंट बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। तो ये सोडियम कार्बोनेट की कुछ यूजेस थी जो आपने स्टडी करी। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडा कहते हैं, इसकी यूजेस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप ये जानते हैं जी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और हाईली सॉल्युबल बेस है, इसलिए इसको आप अल्कली भी कहते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएजेंट इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी के अंदर ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बेस है, इसको आप अल्कली भी कहते हैं। तो ये कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट है, लेबोरेटरी के अंदर ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह लेबोरेटरी के अंदर अमोनिया भी इस्तेमाल होती है और फॉस्फीन भी इस्तेमाल होती है, और अमोनिया को बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पीछे देखिए जी, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा था जी कि अमोनिया को बनाने के लिए अमोनियम के सॉल्ट्स का रिएक्शन किससे करवाना पड़ता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाना पड़ता है, जिसके नतीजे में आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलती है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करते हैं यानी वार्म करते हैं, तो उसके नतीजे में आपको अमोनिया गैस मिलती है। तो अमोनिया गैस के बहुत ज्यादा इस्तेमालात हैं जी, और अमोनिया गैस को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका मेन रॉ मटीरियल है जी। तो अमोनिया भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ के बगैर नहीं बन सकती। तो अमोनिया बनाने का भी ये जो चीप तरीका है वो है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करें जी। सोप को बनाने के लिए जी जो मेन मटेरियल है वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जी। यानी जब फैट का रिएक्शन या ऑयल का रिएक्शन किससे करवाया जाता है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जाता है। इसको हीट किया जाता है, तो उसके नतीजे में जो आपका ऑयल या फैट है ये किसके अंदर, सोप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सोप को प्रेसिपिटेट फॉर्म में लाने के लिए तो सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है, लेकिन सोप को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप। बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन के लिए अभी आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन के अंदर आप बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 अभी आपका अगला चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है, एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट और एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी ये इस्तेमाल होता है। ये भी आपने पीछे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा। पेपर को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। और इसी तरह ब्लीचिंग के वक्त और डाइंग के वक्त, यानी कॉटन को और रेयन को जब आप ब्लीच करते हैं और डाई करते हैं जी, यानी रंग उतारते हैं और रंग चढ़ाते हैं, तो उस वक्त भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है जी। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के चंद यूजेस आपके सामने थे, वरना सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस इससे कहीं ज्यादा है। अब हम कुछ कंपाउंड्स का जिक्र करेंगे और कुछ ओट्स का जिक्र करेंगे जिनका ताल्लुक एस ब्लॉक एलिमेंट से है, और उनके फॉर्मूले को देखेंगे जी। ये फॉर्मूले मैंने आपके लिए एक जगह समराइज किए हैं, तो इम्तिहान में इन फॉर्मूलों को आप एक जगह कीजिएगा, जो नए फॉर्मूले हैं उसको आप याद कीजिएगा और बाकी तमाम फॉर्मूलों को देखिएगा जी। तो मैं अब इन फॉर्मूलों को पढ़ूंगा, आपका काम ये याद रखना है जी, और इम्तिहान में किस तरह से ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं इस पर भी हम बात करेंगे जी। तो ये जो रेड से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सोडियम के कंपाउंड्स हैं। ये सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ये बेकिंग सोडा है, इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। रॉक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम के कंपाउंड को यहाँ पे रेड से लिखा गया है। ये वॉयलेट वालों को पढ़ते हैं जी, ये बेरियम के कंपाउंड है। बेरियम सल्फेट, इसको बेराइड्स कहते हैं, और वाइट्राइट बेरियम कार्बोनेट कहलाता है। तो ये दो आपके बेरियम के कंपाउंड यहाँ पे लिखे हुए हैं। ब्लैक वालों को पढ़े जी, तो ये कार्नालाइट है, ये मैग्नीशियम का एक और है। मैग्नीशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड विद 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैग्नीसाइट, ये भी मैग्नीशियम का और है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का और है। कीरासाइट मैग्नीशियम सल्फेट .H2O। तो ये तमाम मैग्नीशियम के कंपाउंड थे। इसी तरह ये एप्सम भी
मैग्नीशियम का कंपाउंड है, मैग्नीशियम सल्फेट इसका फॉर्मूला है, और एप्सम सॉल्ट जो कि मैग्नीशियम सल्फेट का हेप्टाहाइड्रेट है, यानी उसके अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जी। तो ये कुछ मैग्नीशियम के कंपाउंड से, और ब्लू से लिखे हुए आपके कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी आपने पढ़ा, जिसको आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, तो दोनों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिप्सम जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं। बहुत सारे फॉर्मूले तो आपको याद हैं, जो ओर्स हैं शायद उनके फॉर्मूले आपको याद ना हो, यानी ये जो मैग्नीशियम के कंपाउंड है ना, या जो बेरियम के कंपाउंड है, ये आपके लिए नए हैं। यानी ये मैग्नीशियम के ओर्स आपके लिए और ये बेरियम के ओर्स तो आपके लिए नए हैं। बाकी तमाम के फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप इनको जरूर याद कीजिए, क्योंकि इम्तिहान में ये फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको एक ही स्लाइड के अंदर समराइज करके दिए हैं। तो अब एक सवाल आपके सामने है, और ये रीजन है, और रीजन ये लिखा हुआ है जी कि वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर कास्टिंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कास्टिंग के लिए क्यों यूज किया जाता है? खैर ये मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ पर इसका जवाब भी लिखा हुआ है जी। लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कोट्स करने के लिए, यानी फिलर्स के तौर पर और मोल्ड्स बनाने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जी कि जब इसको पानी के साथ मिलाया जाता है और इसका पेस्ट बनाया जाता है जी, और इसको अप्लाई कर दिया जाता है या इसको कास्ट कर दिया जाता है, तो इसकी खास बात यह है कि ये चंद ही मिनट लेता है और ये क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और ड्राई होकर सॉलिड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या आप ये कहें जी कि ये सेट हो जाता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी कि ये जल्दी ड्राई हो जाता है और बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है और सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको सर्जिकल मोल्ड्स बनाने के लिए या कास्टिंग के लिए या फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्तिहान में इस टॉपिक के सवाल किस तरह से आए हैं, आइए देखते हैं। तो ये पहला सवाल आपके सामने है जी, और यहां पर लिखा हुआ है जी, एक आपको लिस्ट बना के दी है जी, A, B, C और D, और कंपाउंड्स के कॉमन नेम दिए हुए हैं। लिखा हुआ है इप्सम सॉल्ट, B में लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, C में लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, D में लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। पहली बात तो यह कि इन तमाम के फॉर्मूले आपको लिखने आने चाहिए, जो भी आखिरी स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ पे समराइज किए हैं, और कुछ सवाल लिखे हुए हैं जिनका आपने जवाब देना है। पहला सवाल लिखा हुआ है राइट द फॉर्मूला ऑफ A एंड D। तो A का और D का फॉर्मूला लिखे। तो A का फॉर्मूला, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है जी, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है जी, NaHCO3। तो आपने A का फॉर्मूला लिखा और D का फॉर्मूला लिख दिया। तो दूसरा सवाल है, उसमें आपसे कह रहे हैं जी कि गिव वन, अच्छा लिखा हुआ है गिव द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बी की तैयारी का तरीका बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार करने का तरीका बताना है। आपने लिखा जी कि जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, और उसके नतीजे में कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तीसरे सवाल में लिखा हुआ है गिव वन कॉमन यूजेस ऑफ बी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोई एक यूज बताइए जी। तो आपने लिखा जी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस्तेमाल किया जाता है मोल्ड्स बनाने के लिए और स्टेचू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी यूज जो आपके दिमाग में हो उसको आप लिख दे जी। और आखिरी सवाल में आपसे कह रहे हैं जी गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सी, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन करवाएं HCl से जी। तो आपने लिखा जी कि ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन जब HCl से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में क्लोरीन गैस रिलीज होगी और कैल्शियम क्लोराइड और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ये दूसरा सवाल आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है गिव रीजन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन मेकिंग प्लास्टर कोट्स एंड मोल्ड्स। अभी हमने पीछे पढ़ा जी, और उसकी वजह क्या है जी कि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है जी, और मिनट लेता है अपने सेट होने में, इसलिए इसको प्लास्टर के तौर पर या कोट्स के तौर पर या मोल्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, देखिए दूसरा जवाब भी आपको मिल गया जी। ये किस तरह से बहुत जल्दी सेट हो जाता है, पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, और उसके नतीजे में ये मिनटों के अंदर सेट हो जाता है और सॉलिड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो दोनों रीजंस को मिला के आप इसका जवाब लिखिएगा। तो ये सवाल का जवाब था जी। ये तीसरा सवाल आपके सामने है, और कंप्लीट एंड द बैलेंस और इक्वेशन करने के लिए आ गई। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर।
तो ये बैलेंस इक्वेशन अब आपके सामने है कि ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया जाएगा मॉइस्चर की प्रेजेंस की में, तो आपको हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा और उसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलेंगी। ये चौथा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। तो मुख्तलिफ कंपाउंड है, उनके फॉर्मूले आपने लिखने हैं जी। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है जी, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपके सामने है, ये जिप्सम का फॉर्मूला आपके सामने है। बच्चा प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के फॉर्मूले में गलती करता है जी। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, यानी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हाफ है, जबकि जिप्सम के अंदर ये कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर 2 है। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में गलती मत कीजिएगा। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स 10 है। सोडा ऐश क्या होता है जी, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है। और ये इप्सम का फॉर्मूला है बच्चा, इप्सम और इप्सम सॉल्ट में भी गलती करता है। इप्सम सॉल्ट के अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जबकि इप्सम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिसको आप अवॉइड कीजिएगा। तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड इनके फॉर्मूले इम्तिहान में लिखने के लिए आए थे, तो ये यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है और आज के लेक्चर के खत्म होने के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स था वो भी खत्म हुआ। एस ब्लॉक एलिमेंट 6 लेक्चर पर मुश्तमिल था। पहले लेक्चर के अंदर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था और उनकी पीरियोडिक ट्रेंड्स को स्टडी किया था। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने सोडियम की एक्सट्रैक्शन को पढ़ा। तीसरे लेक्चर के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट की तैयारी का तरीका सीखा। चौथे लेक्चर के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा की तैयारी का तरीका सीखा। पांचवें लेक्चर के अंदर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी किया और छठे लेक्चर के अंदर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को स्टडी किया। तो ये 6 लेक्चर पर मुश्तमिल एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 3 था। जो हमारा नया चैप्टर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इंशाल्लाह ताला हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।